Hello and welcome to Knowledge Center classes. In today's video, we will discuss fourth important chapter for your board examination. आपकी ज्योग्राफी का है ये चैप्टर नंबर 7. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस जो भी है आपका ज्योग्राफी का, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं. 3 चैप्टर्स हम कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं. आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. ये लास्ट चैप्टर है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जो कि अभी सिलेबस पैंडेमिक के टाइम पे जो सिलेबस कट हो गया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव ओनली 4 चैप्टर्स इन ज्योग्राफी, है ना, टू कवर फॉर योर एग्जामिनेशन. सो विदाउट डिलेइंग वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया में कैसा था. ठीक है, अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन कौन से मीन्स थे ट्रांसपोर्ट के. एज वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है कि एक तो वाटर, लैंड और एयर, इनके थ्रू ज़्यादातर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या इधर से उधर माइग्रेट करते हैं. चाहे हमें गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना हो या हम खुद कहीं मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ डोमेन्स चाहिए होते हैं अर्थ के. कौन कौन से इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम. द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स, ये डिपेंड्स यहाँ पे थोड़ा गैप होना चाहिए. डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस. दैट मीन्स किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, उसकी तो जब विकास है वो इस चीज़ पे निर्भर करता है कि वहाँ पे जो सामान है, गुड्स और सर्विसेज हैं, उनका जो सप्लाई है, उनका जो मूवमेंट है, वो किस तरीके से हो रहा है. ठीक है, वो अगर डेवलपमेंट की स्टेज पे है तभी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है और हमारी इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी है. ओके, सो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अवर अर्थ. कौन कौन से? लैंड, वाटर एंड एयर. ठीक है, थल यानी ज़मीन के थ्रू, वाटर पानी मार्ग के थ्रू, है ना, जल वाटरवेज, और एयरवेज. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेट करेंगे. कौन कौन से हैं? कौन कौन से 5 ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड पाइपलाइंस. ओके, यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि रोडवेज और रेलवेज में कंपैरिजन करेंगे किस तरीके से दोनों कितनी अच्छी हैं, कौन किस ज़्यादा कम है, क्या क्वालिटीज़ हैं रेलवेज़ में और रोडवेज़ में. एयरवेज से कंपैरिजन करेंगे. चीपली जो हमें अवेलेबल कराते हैं उन सर्विसेज के बारे में देखेंगे. चलिए तो आगे देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे रोडवेज़ के बारे में. बच्चे, यहाँ पे जो इंडिया है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क रखता है हमारे वर्ल्ड में. मतलब पूरे संसार में हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है. कितना? 2.3 मिलियन किलोमीटर एट प्रेजेंट. और अभी भी प्रेजेंट टाइम में लगातार रोड्स बनी ही रही हैं, है ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से हमारे यहाँ पे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम है रोडवेज़ का इंडिया में. ठीक है, रोडवेज़ बसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सड़कों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो एडवांटेजेस, और हाँ, जो सड़कों पे बसेस वगैरह चलती हैं उन्हीं पे तो चलती हैं. अब इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं. रोडवेज़ के क्या एडवांटेजेस हैं अगर हम रेलवे के कंपैरिजन में देखें? ऑब्वियसली द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर, बहुत कम होता है. आप खुद देख लीजिए, जब रोड को बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख लीजिए, और एक रेलवे लाइन जब लगती है और बाकी सब रेलवे और सारा कुछ सिस्टम बनता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है वो, है ना. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड की कम है कंपैरिजन टू द रेलवेज़. ओके, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स. ओके, देन रोड्स के बारे में और देख लेते हैं. ये कंपैरेटिवली, है ना, इनका जो टोपोग्राफी है या जो दूरी है, आपने देखा होगा जो हायर डिस्टेंस पे होते हैं या
अपर स्लो इनका जो स्लोप ढलान वाले जो एरिया होते हैं, माउंटेनियर एरियाज़ जो होते हैं हिमालय रीजन्स में, तो वहाँ पे रेलवे नहीं पहुँच सकती है ना, तो क्या होता है वहाँ पे रोड पहुँचती हैं, ठीक है, वही उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हमें प्रोवाइड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो बच्चा, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे हम कम अमाउंट में गुड्स को और शॉर्ट डिस्टेंस पे भी पहुँचा सकते हैं। यहाँ पे ना आप रेलवे में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे तो ज़्यादा होता है बल्कि। और यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होती है। अब डोर टू डोर का मतलब ये नहीं कि बसेज और बाकी सी चीज़ें आपको, लेकिन रोड्स आपको पता है ना, रोड्स हमारे घरों से भी जुड़ी हुई हैं, तो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। बट रेलवे लाइन थोड़ी हमारे घर से कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं ना। इसी तरीके से आप देख लेते हैं, ये जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो कॉस्ट है ना, इसमें वो भी कम होती है डोर टू डोर सर्विस के कारण, ठीक है। वहाँ से तो आप रेलवे पे उतारोगे सामान को, फिर वहाँ से अपने गोडाउन वगैरह तक लेके आओगे, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। और रोड ट्रांसपोर्ट बच्चा, ये एक फीडर की तरह भी काम करता है। इट इज़ अ फीडर टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लाइक कौन कौन से फीडर? रेलवे स्टेशन, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वहाँ तक हमें पहुँचाता है, तो उनके लिए एक फीडर की तरह काम करता है। तो आपको रोडवेज़ के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चल गए ना। कभी आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में, एडवांटेजेस में, कंपैरिजन में पूछा जाए, सो यू कैन राइट 3 और 4 पॉइंट्स, मोर देन एनफ, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। रोड्स की कैटेगरीज देख लेते हैं। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ रोड्स? सो वी कैन कैटेगराइज इनटू 6 क्लासेस। कितना कितना? एक तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, बॉर्डर रोड्स एंड अदर रोड्स। ओके, अब हम यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को आगे देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, ऐसा होता है ना कुछ कुछ जिसके 4 साइड्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है चारों साइड ऐसे आई मीन इक्वल हों, ऊपर नीचे हो सकती हैं, जिगजैग हो सकती हैं, बट 4 साइड्स वाला होता है, राइट। क्वाड्रिलेटरल ऐसा ही होता है जहाँ पे 4 साइड होती हैं। तो ये सुपर हाईवे क्यों बोला गया है बच्चा? क्योंकि ये कनेक्ट करता है 4 मेजर सिटीज़ को, है ना। सिटीज़ बोल सकते हो, स्टेट्स को कनेक्ट करता है, बड़े बड़े स्टेट्स को। अच्छा, ये लॉन्च किया था हमारी गवर्नमेंट ने, जहाँ पे ये लिंक करता था दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। आप देखो ऐसे एक रफली मैप बनाओ और उसमें देखोगे, एक गंदा सा मैप मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, और इधर ले लीजिए आप अपना वेस्ट बंगाल के पास कलकत्ता, ठीक है, बिल्कुल कोस्ट किनारे पे है। यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई ले लीजिए, और फिर ले लीजिए लास्ट में यहाँ पे केरल, तमिलनाडु के यहाँ चेन्नई। अब इनको पॉइंट को मैच कीजिए ज़रा, आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यही है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, जो कनेक्ट करता है दिल्ली, कलकत्ता, ओके, मुंबई और चेन्नई को। यहाँ पे आई मैं मिस कर गई हूँ, तो आप चेन्नई रखिएगा इसे, ठीक है। इसकी 6 लेन सुपर हाईवे होता है। मेजर ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? जिससे कि टाइम और डिस्टेंस रिड्यूस हो। एक ये जो मेगा सिटीज़ है ना, चारों मेगा सिटीज़, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों में हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और डिस्टेंस थोड़ी सी शॉर्ट पड़े, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाया गया था, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को मेंटेन किसने किया है, इम्प्लीमेंट किसने किया है? ये किया गया था बाय द NHAI। अच्छा, NHAI का मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे सेकंड क्लास हमारी जो है रोड्स की, जो हमने क्लासीफाई किया था नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे तो बच्चा यहाँ पे ये प्राइमरी रोड सिस्टम है हमारा, और ये मेंटेन किया जाता है हमारा CPWD के थ्रू। CPWD, C का मतलब सेंट्रल, P फॉर पब्लिक और W वर्क्स और D फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये CPWD के थ्रू मेंटेन की जाती हैं और बनाई जाती हैं। अच्छा, स्टेट हाईवे किसके थ्रू बनाया जाता है? स्टेट हाईवे जो कनेक्ट करती है ना बच्चा, ये स्टेट के अंदर जो कैपिटल है उसको और उसके बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ज्वाइन करने का काम करती है। और ये बनाता कौन है? इन्हें PWD। PWD हर स्टेट का अलग अलग होता है। सो स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के थ्रू बाकी सभी चीज़ों को, बाकी सभी रोड्स को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। आपने 3 यहाँ पे देख लिया, बाकी 3 देख लेते हैं।
डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो डिस्ट्रिक्ट में बनी होती हैं, राइट, जो गांव से गांव और डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करने का काम करती हैं। ओके, याद रहेगा आपको। अच्छा, ये जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं ये मेंटेन किसके थ्रू की जाती हैं? यहाँ पे मिस हो गया है, दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय जिला परिषद। ठीक है, ये कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। ये नोट कर लीजिएगा, जब भी आप नोट्स बनाएं तो ये चीज़ें आप याद रखें, ये मेन पॉइंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अदर रोड्स के बारे में। अदर रोड्स व्हाट? जैसे कि हमारे जो रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में होती हैं, है ना, जो हमारी गलियों गलियों में होती हैं, तो उन्हीं को हम अदर रोड्स में लेते हैं। तो रूरल रोड्स और अर्बन रोड्स जो एक गांव से गांव छोटी छोटी गलियों को कॉलोनीज़ को कनेक्ट करती हैं, उनको हम अदर रोड्स में लेते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री आपको ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ज़्यादातर बनाई गई हैं, तो आपको पता होगा। बॉर्डर रोड्स के बारे में देखते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है रोड्स को। कौन से रोड्स को? कंट्री की रोड्स को। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रोड्स को बनाने के लिए। आपको नॉर्थ रीजन तो पता होगा, तो वहाँ पे जितनी भी रोड्स मैन्युफैक्चर होती हैं, बनती हैं, वहाँ पे जो मेंटेनिंग चलता है वो बॉर्डर रोड्स डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे रोडवेज क्लियरली कंप्लीटली देख लिया है, कंपैरिजन भी देख लिया हमने रेलवे से, उसका उनकी एडवांटेजेस, 6 क्लासेस भी देख ली, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद किया। क्या किया हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में? किसको जोड़ा? मुझे याद नहीं आ रहा। दिल्ली को जोड़ा कैलकाटा से, फिर कैलकाटा को जोड़ा चेन्नई, मतलब दिल्ली से इधर मुंबई गए, मुंबई से हम अब नीचे आएंगे। आप ऐसे याद करो, देखो दिल्ली से हमने यहाँ पे आए मुंबई, है ना, मुंबई से आए हम यहाँ पे चेन्नई, और चेन्नई से गए हम कैलकाटा। बन गया ना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उन्हें भी याद रखिएगा आप लोग। नेशनल हाईवे मेंटेन करते हैं NHAI। ठीक है, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल NHAI मेंटेन करता है, नेशनल हाईवे CPWD करता है, स्टेट हाईवे PWDs करते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड जिला परिषद करती हैं, अदर रोड्स प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, और बॉर्डर रोड्स तो हमारे कंट्री रोड्स होती हैं, ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, ये कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है बॉर्डर एरियाज़ में बाकी सब रोड्स को। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज़। अब रोड्स के ना और भी टाइप हैं कि किस टाइप का मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से देखेंगे। तो आपको पता है ना, 2 तरीके की रोड होती है। एक तो होती है मेटल, काफ़ी टफ एंड टफ, ठीक है, वो वाली रोड हो गई, और दूसरी थोड़ी सी कमज़ोर मडी एरिया में जो होती हैं, मिट्टी वाली कच्ची सड़कें, ये रूरल एरियाज़ में जो होती हैं, तो बच्चा उन्हें अनमेटल्ड रोड बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रॉ मटेरियल वी कैन क्लासीफाई रोड्स इनटू 2 पार्ट्स, मेटेलिक या मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड कौन सी होती हैं? जो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिनस या कोल वगैरह से बनी होती हैं। और अनमेटल्ड रोड्स कौन सी होंगी? जो मड, यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखना, मड क्या होता है? मिट्टी होती है, राइट, मिट्टी से बनी होती हैं, ग्रेवल। और जनरली हम कहाँ पे देखते हैं? ये रूरल एरियाज़ में देखते हैं। तो आपको याद रहेगा ना, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड्स। ओके, चलिए अब रोड डेंसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, 1 मार्क्स में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, 1 मार्क्स में आ सकता है आपके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हर क्वेश्चन की और हर मार्क्स की अहमियत रखते हैं ना, हम लोग सोचते हैं बोर्ड में 1 मार्क्स भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो रोड डेंसिटी क्या होती है? द लेंथ ऑफ रोड, है ना, एक सड़क की लंबाई पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, मतलब उस पूरे टोटल एरिया में 100 स्क्वायर किलोमीटर पर एरिया के अकॉर्डिंग जो रोड की लेंथ होती है वो क्या कहलाती है बच्चा? रोड डेंसिटी। इस चीज़ को तोड़ के याद करो, ऐसे ब्रेक करके। द लेंथ ऑफ अ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज रोड डेंसिटी। बच्चा डेंसिटी जो रोड्स की है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो वो है केवल 10.05 किलोमीटर, है ना, ये किलोमीटर और इन अलग है। और इसके अलावा हम अगर यूपी, हमारा यूपी, हाँ, जिसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ, राइट, तो उस वहाँ पे कितना है रोड डेंसिटी? 532.27 किलोमीटर। तो बच्चा अगर हमसे पूछे पूरे इंडिया का एवरेज क्या है हमारा,
तो वो है हमारा 125.02 किलोमीटर। ओके, अब क्या रोड ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल है, क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है कि अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड। हमें पता है कि ये प्रॉब्लम्स अभी भी बरकरार है कि हमारे कुछ एरियाज़ में, स्पेशली रूरल एरियाज़ में अनमेटल्ड रोड्स होती हैं। अनमेटल्स आपको बताया था, कच्ची सड़कें। और वो जो उससे ना क्या होता है, हमारा रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरिंग द रेनी सीज़न प्रॉब्लम होती है, लोगों को फेस करनी पड़ती है ना। और नेशनल हाईवे भी काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा हमें ये भी पता है कि रोड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा सिटीज़ में हाईली कॉन्जेस्टेड हैं, काफ़ी ज़्यादा। और जितने भी ब्रिजेज़ हैं, कल्वर्टर्स हैं, काफ़ी पुराने और नैरो, बहुत पतले हो चुके हैं, है ना। कलवर्ट्स वगैरह, ये सारे ब्रिजेस वगैरह, सड़कें पुरानी हो चुकी हैं, है ना। काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत है बच्चा। तो ये सारी प्रॉब्लम है, गड्ढे काफ़ी हैं हमारे यहाँ पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं और हमें पता चलता है कि इनको सही करना ज़रूरी है, राइट। सब पुराने हो चुके हैं, मेंटेनेंस मांग रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम। आपको पता है बच्चा क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बच्चा जब बारिश होती है रेनी सीज़न में तो काफ़ी चीज़ें ना मडी हो जाती है, रोड्स, वहाँ से आना जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है लोगों के लिए। चलिए आगे चल लेते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट मीन पे बात करते हैं, जो कि हमारा रेलवे। रेलगाड़ी सिस्टम पे आ जाइए अब ज़रा। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्राइट, सामान लेके जाते हैं ना, और पैसेंजर्स इन इंडिया। इट मेक्स पॉसिबल टू कंडक्ट वेरियस एक्टिविटीज़। इसके थ्रू हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ पूरी करते हैं, लाइक बिजनेस, देखा ना, बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी लंबी दूरियों तक हम लोग इधर से उधर जाते हैं। पिलग्रिमेज जानते हो आप लोग? पिलग्रिमेज मतलब होता है आप जो तीर्थ यात्रा करते हो बच्चा, तो इन्हीं के थ्रू तो जाते हो आप लोग बहुत दूर दूर डिस्टेंस कवर करके, राइट। और हमारा इंडियन रेलवे कितनी जोन में डिवाइडेड है? 16 जो जोन है यहाँ पे, 16 जोन, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न रेलवे का जो बच्चा है हमारे यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, ओके। काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारे फिजिशियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स के थ्रू, ओके, लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी, बस रोडवेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी है बट वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा टॉपिक्स वहीं पे आपको कवर करने हैं। शुरुआत में वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। सो प्रॉब्लम इन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, क्या रेलवे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो हमारे यहाँ पे ना पैसेंजर्स जो हैं वो विदाउट टिकट ट्रैवल करने की आदत रखते हैं, उन्हें फ़ाइन वगैरह का डर ही नहीं होता है। थेफ्ट, चोरियाँ होने का, रेलवे प्रॉपर्टी लोग ऐसे ही डैमेज कर देते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश की संपत्ति है, प्रॉपर्टी है हमारी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और कभी भी लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कहीं पे भी ट्रेन को रोक देते हैं अननेसेसरली, है ना। इससे क्या होता है, रेलवे को नुकसान उठाना पड़ता है, देरी हो जाती है। हम लोग कह देते हैं रेलवे सिस्टम बेकार है, डिले होता है, ट्रेन लेट हो जाती हैं, बट वो कुछ होते हैं टेक्निकल इश्यूज़, ओके, वेदर कंडीशन वगैरह, लेकिन कुछ हमारे वजह से भी प्रॉब्लम आती है। हम नेक्स्ट देखेंगे हम अपना पाइपलाइन। ये सभी अभी क्या चल रहा है हमारा, ये आपको पता है। हमने रोडवेज़, रेलवेज़ और पाइपलाइन देख रहे हैं बच्चा, हम लैंड का देख रहे हैं। देखो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शॉर्ट में। यहाँ पे इसके कितने वे थे? लैंड, ठीक है, वाटर एंड एयर, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे हम लैंड के 2-3 पार्ट देख चुके हैं। एक तो कौन सा हमारा, रोडवेज़, रेलवेज़, ठीक है, और अब यहाँ पे देख रहे हैं हम पाइपलाइन। ये सभी ज़मीन से तो जुड़ी हुई हैं, राइट। चलो तो अब हम पाइपलाइन को देख लें, तभी हमारा लैंड जो सिस्टम है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो लैंड सिस्टम है उसका हम कम्प्लीटली देख लेंगे। सो पाइपलाइन नेटवर्क यूज़ किया जाता है। अब इसमें आप और हम तो जान ही सकते हैं ना, तो ये अंडरग्राउंड होता है। एक तो सबसे पहली बात, यूजुअली अंडरग्राउंड होता है। और बच्चा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लिक्विड चीज़ें, फ्लूइड, है ना, लिक्विड चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। अच्छा कैसे? वाटर है, क्रूड ऑयल है, जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी, पानी की कमी होती है, क्रूड ऑयल आपका पेट्रोलियम वगैरह, है ना। उसके अलावा प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र्स, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह,
के थ्रू वहाँ से फैक्ट्री से ये सारी चीज़ें ले जाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ से एनर्जी भी भेजी जाती है, फ्यूल भेजा जाता है, पावर, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बच्चा यहाँ पे सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइंस, जैसे कि स्लरी, ठीक है, जिसको स्लरी में चेंज किया जाता है। ओके, अच्छा रिव्यू करें क्या? रिव्यू क्या करें? हमने देख लिया यहाँ पे कि पाइपलाइंस जो हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड हमें सप्लाई करती हैं। किस चीज़ को सप्लाई करती हैं? फ्लूइड्स को। कौन से फ्लूइड्स? वाटर, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस, और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज और बिग थर्मल पावर प्लांट में जितनी भी पावर भेजी जाती है इधर से उधर, तो वो पाइपलाइंस के थ्रू भेजी जाती है ना। इसके अलावा कुछ सॉलिड भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इसके थ्रू। अब हम यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे जो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। नंबर 1, ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, यानी आप शॉर्ट में ही देखिएगा, लॉन्ग में आप अपनी NCERT में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंटली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो इन्हें देख लीजिए बच्चा। ये जो द फर्स्ट इज़ फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, ये उत्तर प्रदेश में है बच्चा। ये वाया गुवाहाटी आपने सुना होगा, गुवाहाटी, वहाँ से और इलाहाबाद होते हुए वो क्या आता है, हल्दिया, राजबंद होके। इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप देखना चाहें तो NCERT में देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट नेटवर्क है, अपर आसाम से लेके कानपुर तक ज्वाइन करता है। फिर दूसरा सलाया गुजरात से जलंधर पंजाब में, ठीक है। और ये गुजरात हाइजरा से जगदीशपुर UP। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, असम से कानपुर, गुजरात से पंजाब, ओके, A2K, फिर G2P, फिर G2U। यहाँ पे आप याद रखेंगे AKGPGU, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, बाकी और चीज़ें आप इजीली कवर कर पाएंगे। वाटरवेज़ के बारे में देखते हैं बच्चा। आपको पता है वाटरवेज़ लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। से अगर पूछा जाए विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सो यू कैन राइट वाटरवेज, ओके। एंड दे आर मोस्ट सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सबसे हैवी सामान जो इधर से उधर भेजा जाता है वो वाटरवेज के थ्रू भेजा जाता है, और ये सस्ता भी है काफ़ी, ठीक है। फ्यूल एफिशिएंट है बच्चा, यहाँ पे एल मैंने मिस कर दिया है। फ्यूल एफिशिएंट है, बहुत कम पॉल्यूशन करता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं करता। तो आपकी इसकी 2 क्वालिटी पता चली, एक तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है, कोई पॉल्यूशन इतना नहीं करता है। हैवी और बल्कि गुड्स को भी ले जाने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर हम बात करें इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज़ की, तो कितना है हमारे इंडिया में? 14,500 किलोमीटर, ओके। और ये अब हमारे वाटरवेज़ के थ्रू ही ना बच्चा, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं ऐसे ही नेशनल वाटरवेज़ भी डिक्लेयर किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेना। एक गंगा रिवर जो बिटवीन है इलाहाबाद से हल्दिया, है ना, और हल्दिया नॉर्थ, इसे बोला गया है नेशनल वाटरवे नंबर 1, जैसे नेशनल हाईवे बोल देते हैं 1। दूसरा है हमारा द ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पे शादिया से धूबरी, ये नेशनल वाटरवे नंबर 2। ऐसे ही करके बहुत सारे वाटरवेज़ हैं, आप देखना चाहें यहाँ पे तो और भी सारी चीज़। अब 1, 2, 3, एक वेस्ट कोस्ट कैनल केरला से जाता है, कोटापुरम कुम्मन गांव से, है ना, उद्योग मंडल चंपकारा कैनल्स तक, ये आपका नेशनल वाटरवे नंबर 3 हो जाता है। तो बच्चा ये 3 हैं, मैंने यहाँ पे 2 नोट किए हैं, आप दूसरा याद रखना। कौन सा है हमारा? वेस्ट कोस्ट कैनल इन केरला, ठीक है, इन केरला, ये केरला में है। चलिए आपका ये हो गया। अब हम बात करें नीचे सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंडियाज़ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज़। हमारा जो इंडिया का ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू जो होता रहा है, उसमें ज़्यादातर पोर्ट्स की बहुत इम्पॉर्टेंस थी। पता है क्यों? क्योंकि हमारा 95% कंट्री का जो ट्रेड है, जिसकी वैल्यू 68% है, वैल्यू अगर बात करें तो वो सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू ही इधर से उधर हम पहुंचा सकते थे, है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में। याद रहेगा आपको। अच्छा बच्चा, जब सी पोर्ट की बात आती है तो बच्चा हमें क्या देखना चाहिए
वाटरवेज की बात करें ना तो वाटरवेज में सी पोर्ट तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ना आपके मैप क्वेश्चन में आएंगे 101% बच्चा। आपके लिए मैं इसके कुछ मैप की सीरीज, जैसे मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए आपकी 2 मैप सीरीज़ लैब के लिए डाली है वीडियो, उन्हें आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आपको जब भी किसी सब्जेक्ट के वीडियोस प्रॉपरली नहीं मिल रहे हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल पे जाओ, नीचे क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दी हुई है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सी पोर्ट की भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल करा दूंगी। अब यहाँ पे देख लीजिए इंडिया में कॉस्ट लाइन कितनी है। हमने फर्स्ट चैप्टर में 9th क्लास में डिस्कस किया था, इसमें वीडियो भी डाली हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कितना है हमारा कोस्टल लाइन 7516.6 किलोमीटर, और ये 12 मेजर और 187 जो माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं उनमें डिवाइडेड हैं। ठीक है, इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स हैं वो इंडिया की फॉरेन ट्रेड हो जो है, टोटल फॉरेन ट्रेड का 95% पोर्ट्स के थ्रू ही होता है बच्चा। और 1 मार्क क्वेश्चन अगेन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट एंड स्पेशियस नेचुरल वेल स्टैटर्ड हार्बर, तो आंसर होगा मुंबई। ठीक है, यहाँ पे याद रखना मुंबई हमारा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाता है। कुछ और सी पोर्ट्स हैं, यहाँ से आते हैं आपके एग्ज़ाम में आपको लोकेट करने के लिए कि वेस्ट हमारा जो सी पोर्ट है वो 2 तरीके से, एक तो आपको पता है हमारा इंडिया का मैप नीचे वी वैली है, तो हमारा ये ईस्टर्न कोस्ट है और ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, कांडला पोर्ट है, मुंबई जवाहरलाल नेहरू, मरमागांव, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ईस्टर्न में देखें तूतीकोरन, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया, इन सभी की लोकेशन हम मैप में देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। एयरवेज, हमने वाटरवेज कर लिया, लैंड में हमने 3 कर लिए, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। अब एयरवेज देख लेते हैं। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल, साथ में प्रेस्टिजियस मोड है हमारे ट्रांसपोर्ट का बच्चा। ये 1 मार्क क्वेश्चन है यहाँ पे। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, एयरवेज। चीपेस्ट क्या है, वाटरवेज, राइट। और डोर टू डोर सर्विस कौन देता है, रोडवेज, जो लैंड सिस्टम में आते हैं, राइट। चलिए, इट कैन कवर डिफ़िकल्ट टेरेन्स लाइक हाई माउंटेन्स, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे भी हम लोग इसके थ्रू पहुंच जाते हैं, डेजर्ट एरिया में, डेंसली फॉरेस्ट एरिया में भी, है ना, और बाकी लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेंचेस तक भी आराम से हम लोग इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, एयरवेज के थ्रू। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले जब नेशनलाइज किया गया था वो कब किया गया था, 1953 में ये नेशनलाइज किया गया, मतलब गवर्नमेंट के अंदर आया। और हमारी इंडियन एयरलाइंस, एयर, प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइन, नॉन शेड्यूल ऑपरेट प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एयरलाइन, ये हमें डोमेस्टिक एयरलाइन भी प्रोवाइड करती हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, आप बस ये याद रखिएगा यहाँ पे कि सबसे फास्टेस्ट और कंफर्टेबल है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, मोड है हमारा ट्रांसपोर्ट का। और इसके अलावा वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट इन इंडिया, नंबर 1 इंटरनेशनल और नंबर 2 डोमेस्टिक, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आगे आपको आसानी होगी क्वेश्चन आंसर मेकिंग में। अब हमारे देख लेते हैं कम्युनिकेशन पे आते हैं। कम्युनिकेशन में क्या आता है बच्चा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर 2 टाइप्स। एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, दूसरा होता है हमारा मास कम्युनिकेशन। पर्सनल में क्या आता है, पोस्ट कार्ड, लेटर्स, टेलीग्राम, टेलीफोन, ईमेल्स। और मास में क्या आता है हमारा, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म्स, प्रेस, ये सारी चीज़ें। तो आप इसमें भी ना पर्सनल में कई टाइप हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। तो देखो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादातर एयर लिफ्टेड होता है बिटवीन द स्टेशन, लाइक जो लैंड और एयर दोनों को कवर करता है, वो फर्स्ट क्लास मेल होता है, जैसे कार्ड्स एंड एनवेलप्स। और सेकंड क्लास मेल क्या होते हैं, जो सरफेस एरिया पे मेल हम लोग भेजते हैं, जैसे लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे कि बुक पैकेट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स हैं, तो ये सब क्या हैं। और हाँ, इंडिया में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया का ही है। इम्पॉर्टेंट कौन से कॉन्टिनेंट का है, एशिया का। मास कम्युनिकेशन हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस देता है लोगों को। ठीक है, मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल आप देख चुके हो, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, ठीक है, फिल्म्स, ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन में करती हैं हेल्प। ठीक है, मास और पर्सनल याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं ट्रेड से रिलेटेड, 1 मार्क्स में आ जाती हैं बच्चा, इसीलिए मैंने आपको इस स्लाइड में
प्रोवाइड किए हैं। चलिए, ट्रेड क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का एक्सचेंज इधर से उधर करना, ठीक है, अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज़, लोगों से लोगों को देना, स्टेट से स्टेट ट्रांसफ़र करना और कंट्री से कंट्री। और मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? जहाँ पे दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है ना। कौन कौन से मीन्स? सी रूट के थ्रू, लैंड और बाकी और रूट्स के थ्रू, सी, एयर और लैंड के थ्रू। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है बच्चा? जहाँ पे आपको पता है हमारे ट्रेड के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा एक्सपोर्ट, दूसरा होता है हमारा इम्पोर्ट। तो जहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इक्वलाइजेशन में आ जाए, बराबर आ जाए, दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा ना हो, तो द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो जहाँ पे हम इन दोनों का डिडक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है। बच्चा यहाँ पे ना ट्रेड दो टाइप का होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। नंबर 1 फेवरेबल एंड नंबर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, फेवरेबल के कौन सा होगा हमारा? फेवरेबल वो होगा बच्चा, फेवर देखो, फेवर मतलब हमारे साइड में, हमारा साइड कब होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट मतलब हमारी इनकम हो रही है, हम बेच रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और अनफेवरेबल क्या होगा? जब हमारा इम्पोर्ट हम ज़्यादा करेंगे, मतलब दैट मीन्स हमारी जो इनकम है वो बाहर जा रही है। यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाता है। एक्सपोर्ट ज़्यादा होने पे हमें बेनिफिट होगा, तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और अनफेवरेबल कौन सा होता है? जहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से सामान मंगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं टूरिज़्म के बारे में। टूरिज़्म एज अ ट्रेड, अब हमें पता है ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। टूरिज़्म के थ्रू हमारे यहाँ पे मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज़्म इंडस्ट्री। अगर हम बात करें तो इसीलिए हमारा नेशन जो है, हमारा जो राष्ट्र में टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट्स को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को इसके साथ साथ। क्यों? क्योंकि हमें ये हेल्प करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, हमारे इंडियन कल्चर और हेरिटेज को बनाए रखने के लिए। फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में जब भी विज़िट करने आते हैं तो हमारे हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चरल टूरिज़्म, मेडिसिनल टूरिज़्म और बिजनेस टूरिज़्म के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इनकम जनरेट करके देता है। बच्चा आपको यहाँ पे ना ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा हमारा टूरिज़्म वाला। हमने इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पे देख लिया कि मार्केट में किस तरीके से सप्लाई होता है। तो एक बार इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी को ज़रूर देख लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वापस से वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियोस को। आपकी ज्योग्राफी के केवल 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है इस वक्त बोर्ड के लिए, तो वो आप पढ़ लीजिएगा कम्प्लीटली। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे मैं आपको वीडियोज़ ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँ और साथ में ज्योग्राफी के मैप की भी आपकी वीडियोज़ कंप्लीट कर दूँ। यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके कम्प्लीटली उसे देख सकते हैं। इसके बाद हम सोचेंगे कि हम सिविक्स को कंप्लीट करा दें और फिर बाकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के साथ साथ और हमारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स भी हो जाए और मैप वर्क भी हो जाए, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोज़ की, ठीक है। ओके।